Hi everyone. So today we have a very special guest with us. We have Priyanshu Agarwal. Yes. प्रियांशु की NTSE में स्टेट रैंक 3 थी. इसकी KVPY में ऑल इंडिया रैंक 114 थी. इसकी जेई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 244 थी. एंड फाइनली जेई एडवांस में इसकी ऑल इंडिया रैंक 169 थी. आज ये IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस कर रहा है, जो आप में से कई लोगों का सपना होगा. और प्रियांशु की एक और बात है कि प्रियांशु मेरे साथ मेरे कोचिंग में लास्ट के 2-2.5 महीने जेई मेंस अटेम्प्ट के 1 के बाद प्रिपरेशन किया था. तो आज हम इसी के मुंह जानेंगे कि इसने क्या स्ट्रैटेजी वगैरह अपनाई थी और इसका कैसा जर्नी रहा, और उससे आपको हो सकता है बहुत कुछ हेल्पफुल मिले और बहुत इंसाइट्स मिले. तो सबसे पहले तो प्रियांशु बता यार अपने बारे में कुछ, मतलब कैसे तूने अपने जेई की जर्नी स्टार्ट की और ये सब. बहुत कन्वेंशनल जर्नी होगी आई गेस मेरी. तो बेसिकली मैं जब स्कूल में था तो मैथ्स की क्लासेस अच्छी लगती थी एंड आई यूज्ड टू सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम्स. मतलब मैथ्स की क्लास ईजिली हो जाती थी मेरे से, तो उसके चलते मैथ्स में इंटरेस्ट था. एंड देन फिर पेरेंट्स भी हैं कि मतलब मैथ्स अच्छा कर रहा है बच्चा तो जेई की प्रेप कर देते हैं इसको. तो इसी के चलते फिर 9th में आई जॉइंड फिटजी एंड फिर फिटजी के सिस्टम में आ गए एंड देन उससे प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. तो 9th 10th 11th 12th आई कंटिन्यूड माई स्टडीज़ इन फिटजी एंड आई वुड से कि मतलब 11th 12th में मैंने मेजर प्रिपरेशन की थी IIT जेई की. Yes. अच्छा, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड वगैरह बता कि मतलब पेरेंट्स वगैरह तुम्हारे क्या कहते थे, कितने सपोर्टिव थे, और मतलब कैसे कुछ ऐसा था कि मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वगैरह करना पड़ा या कन्वेंशनल कुछ बताओ. नहीं, आई वुड से कि मेरे को ये सब मामले में स्ट्रगल नहीं करना पड़ा बिकॉज मेरे पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिंग थे इस मामले में. एंड आई घर पे इन्वायरमेंट अच्छा था, मैंने घर से ही प्रिपेयर किया है. एंड तो आई वुड से मेरा सब इस मामले में सही निकला. ठीक है, पेरेंट्स सपोर्टिंग थे एंड जो मदद चाहिए होती थी हो जाती थी. एंड दे मतलब जैसे रोज़ थोड़ा बात कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली चेक में है उनके साथ कि मूड बहुत डाउन तो नहीं हो रहा है. अगर डाउन हो रहा है तो कुछ साथ में एंटरटेनिंग कर लिया फैमिली के साथ. इस तरह का. अच्छा, तो तेरे पेरेंट्स उसे करते क्या है? तो मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं एंड तो इंजीनियर. यस, तो वो थोड़ा सा सभी लोग बोलते हैं तो यस इट्स इंटरेस्ट बेस्ड. तो पेरेंट्स डॉक्टर्स है बट मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट था तो आई डिड जेई. ग्रेट. तो आज थोड़ा पॉडकास्ट डिफरेंट तरीके से करते हैं. मैंने क्या सोचा है कि जो कन्वेंशनल पॉडकास्ट वगैरह होते हैं, लोग यूजुअली ना एक सेंस ऑफ मोटिवेशन इंस्टिल करने के लिए उसकी जर्नी स्ट्रगल वगैरह बताते हैं, है ना. तो मैं सोचता हूँ कि लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल ये होगा कि हम अगर ये सारी बातें डिस्कस करें कि एक्चुअली मतलब तुमने चैप्टर्स वगैरह जो किए होंगे, जो हम सिलेबस वगैरह में, वो तुमने कहाँ से किया, कैसे किया, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करते थे, कैसे मोटिवेटेड रहते थे पढ़ाई वगैरह के लिए. तो उसको हम लोग एक ब्रॉडर लेवल पे उसको टैकल करते हैं कि बच्चे समझ पाएँ कि कैसे लाते हैं यार इतना मतलब एक्सेप्शनल तुम अपना ट्रेजेक्टरी कैसे रखते हो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने का, क्या फंडे वगैरह है. ठीक है, तो सीधा उसी से स्टार्ट करते हैं और तो कुछ है नहीं, फिर बाद में जो होगा कुछ डिस्कशंस करेंगे. तो मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं. फिजिक्स में मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं. तो उसमें तुम्हारे पास लॉज ऑफ मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, काइनेमैटिक्स हो गया, रोटेशन हो गया. तो बेसिकली ये 11th के स्टार्टिंग में करते हैं. तो उस समय क्योंकि मेनली प्रिपरेशन एक तरीके से मैं स्टार्ट ही कर रहा था तो आई फॉलोड HC वर्मा बिकॉज वो बिगनिंग के लिए काफ़ी अच्छी बुक्स है. ईजियर साइड पे होती है प्रॉब्लम्स बट वो बिगनिंग के लिए अच्छी है जब तुम स्टार्टिंग में कर रहे हो, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है. अच्छा, तो बस थ्योरी पढ़ता था, थ्योरी क्वेश्चंस दोनों करता था, बस क्वेश्चंस करता था HC वर्मा में? सिंस ये हम लोग बात करें जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो आई यूज्ड टू रीड थ्योरी एंड देन उसके बाद सॉल्व भी करता. गॉट इट. एंड तो दोनों चीज़ में करता था. एंड आफ्टर HC वर्मा फिजिक्स में मैंने अपना जो कोचिंग मटेरियल था मेरा वो मैंने अच्छे से किया था. एंड फिर जब क्लासेस चल रही थी तो जो क्लास में नोट्स बनाता था उससे अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाती. अच्छा, तो बहुत एक्सटेंसिवली पूरा नोट्स वगैरह बनाया था. तो नोट्स कैसे बनाता था? लाइक जो मैकेनिक्स है राइट, तो उसमें क्या मतलब क्वेश्चंस वगैरह लिखता था, बस थ्योरी लिखता था, फॉर्मूला लिखता था, या प्रोग्रेसिवली ओवर द स्पैन ऑफ योर प्रिपरेशन तुम नोट्स ऐड करते रहते थे कुछ क्वेश्चंस वगैरह? तो नहीं, तो क्लास में जो नोट्स होते थे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते थे तो वो एक प्रॉपर फॉर्मेट जैसा लिखते जाता था मैं.
तो वो क्लास में बेसिकली जो चीज़ बोर्ड पे लिख रहे हैं वो चीज़ मैं अपनी कॉपी में लिख रहा हूँ, तो वो नोट्स हुआ प्लस कुछ क्लास प्रॉब्लम्स हुए, तो वो सब नोट्स में आ गया। एंड इसके अलावा जैसे जो प्रॉब्लम्स की तो बात कर रहा है, तो आगे अगर पेपर में कोई अच्छा क्वेश्चन इनकाउंटर हुआ तो पेपर जब लास्ट में ये लास्ट में तो उस समय वो फिर कहीं एक जगह में सेव करके रख लेता था। इफ इट इज़ ऑनलाइन तो मैं स्क्रीनशॉट सेव कर लेता था, एंड ऑफलाइन में हाईलाइट करके। अच्छा, ये बड़ा अच्छा स्ट्रैटेजी है। यस, दैट वाज हेल्पफुल। ठीक है, ओके। तो मैकेनिक्स के लिए तो मेनली ऐसे ही निकल गया। और कोई मतलब इसमें कोई टिप मैकेनिक्स में देना चाहेगा जो बच्चे मतलब स्ट्रगल करते हैं, जैसे कंस्ट्रेंट रिलेशन वगैरह में करते हैं, वो सब नहीं आता है, तो कोई ऑनलाइन रिसोर्स या यूट्यूब लेक्चर्स वगैरह कुछ फॉलो किया हो? तो जैसे एक फिजिक्स गैलेक्सी करके यूट्यूब चैनल है आशीष अरोड़ा का। यस, आशीष अरोड़ा सर का। यस तो दैट वाज मेरे लिए बहुत, मेरे को हेल्प किया वो चैनल। तो पर्टिकुलरली जो कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही थी, उनके कॉन्सेप्ट वीडियोस करके होते हैं 1-2 मिनट के, मतलब 1-2 में, हाँ पूरी प्लेलिस्ट होती है प्रॉपर। हाँ, तो जिस उसमें जो चीज़ में दिक्कत आ रही है वो चीज़ उससे देख ली, तो वो दैट वाज वेरी हेल्पफुल टू मी। एंड ये फिर एंड ऑफ प्रेप में भी मेरा फिजिक्स गैलेक्सी बहुत हेल्प आया था कि रिविजन चेकलिस्ट, बूस्टर चेकलिस्ट, ये दोनों चीज़ बहुत मेरे को, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी एक बार बोला था, वो बहुत काम आया था मेरे को जी मेंस जी एडवांस दोनों के टाइम में, तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल। तो चलो ये मैकेनिक्स तो हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे ये सारे टॉपिक्स आते हैं जैसे फ्लूइड वगैरह आ गए, तुम्हारे ग्रेविटेशन, एसएचएम आ गया, इन तीनों टॉपिक्स को तुमने फिर कैसे टैकल किया? तो फिजिक्स साइड में मेरा मोस्टली लाइक क्लास नोट्स एंड कोचिंग मटेरियल से ही हो जाता था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये सब करने के बाद जो टेस्ट्स वगैरह लेता था मैं, प्रैक्टिस कोचिंग में जो टेस्ट हो रहे थे, या हाँ वही बेसिकली अभी उस टाइम पे तो कोचिंग में टेस्ट हो रहे थे, तो जो कोचिंग में टेस्ट होते थे उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन आते थे उनसे प्रैक्टिस कितनी फ्रीक्वेंटली कोचिंग में टेस्ट होते हैं? रफली आई वुड से एवरी 2 वीक्स, मतलब फोर्टनाइटली एक टेस्ट हो ही जाता था इस तरह। तो एक बात मैं एट दिस पॉइंट बताना चाहूँगा प्रियांशु के बारे में। तो कई बच्चों का सपना होता है कि वो मतलब टॉप बैच से पढ़े स्टार्टिंग से, तो प्रियांशु को ऐसा मतलब इसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि ये टॉप बैच से ही पढ़ता था, तो एकदम बहुत जो सबसे बेस्ट टॉप फैकल्टीज होती थी तो वो पढ़ाती। तो कई इंसाइट्स जो है ना कि टॉप बैच में एक्चुअली कैसी चलती है चीज़ें, उसके बारे में भी हमें इससे पता चलेगा। तो कुछ वैसा टिप वगैरह, कोई मेंटोरशिप या कुछ वैसा मिलता था जो मतलब तू शेयर करना चाहेगा? इन जनरल मतलब आई वुड क्या डिफरेंट में टीचर्स अच्छे हैं, दैट्स डेफिनेटली आई वुड से कि मतलब दैट इज अ रियल थिंग, जो लोग कहते हैं रियल थिंग, मतलब हाँ मतलब है, तो दैट इज़ देयर कि टीचर्स अच्छे होते हैं तो तुमको ज़्यादा एक्सप्लोर अलग से और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लेक्चर नोट्स अगर तुम ध्यान से फॉलो कर लो तो उससे तुम्हारा काम हो जाता है, दैट्स वन थिंग, ये तो है। इसके अलावा टॉप बैच में होने का ये भी होता है कि तुम पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो लाइक टीचर्स और बढ़ेगा, मतलब टीचर्स एक्सपेक्ट यू कि तुम कुछ करके आओगे क्लास में, एंड तुम एक बार पढ़ के थोड़ा जा रहे हो क्लास में, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एंड इफ़ यू आर एबल टू मतलब वो फॉलो कर पाते हो तो तुमको एक रिवॉर्ड भी है कि यू आर गेटिंग बेटर टीचर्स एंड यू आर गेटिंग बेटर रिसोर्सेज, तो इट्स फ्रॉम बोथ वेज। तो टॉप बट टेल मी दिस, फॉर इफ देयर इज एन एवरेज स्टूडेंट हु डज नॉट गेट इनटू अ टॉप बैच, राइट, सो कैन ही, उसको सब कुछ परोस के अब नहीं मिलने वाला है, बट कैन ही स्टिल एक्सप्लॉइट द वेरियस रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल ऑनलाइन एंड गेट दैट लेवल ऑफ? डेफिनेटली, ये तो मतलब उसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, ठीक है। मे भी थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, बट दैट्स डेफिनेटली पॉसिबल। एंड लाइक मैं अपने टाइम में भी जैसे मोटिवेशन के लिए कोरा पे पढ़ता था, कई जेई का एस्पिरेंट मतलब जिन्होंने निकाला था जेई, तो लाइक देयर वाज वन अमन गोयल, ठीक है, ही वाज AIR 33 इफ आई एम राइट, एंड उन्होंने व्हिच ईयर? दिस इज 2013 इफ आई रिमेंबर। तो उन्होंने काफ़ी कुछ खुद से किया था, तो ही वॉज मे बी इन अ कोचिंग, बट वो करते प्रिपरेशन खुद से ही थे, तो बुक्स वगैरह उन्होंने काफ़ी की थी, तो इट्स डेफिनेटली पॉसिबल, ठीक है। वो तो लाइक और एक एडेड ये स्ट्रेस वाला तो बोला है कि टीचर्स एंड पेरेंट्स एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, एट द सेम टाइम जैसे बोला कि क्लास में पहले से पढ़ के जाना होता है। अब आप जब नॉर्मल बैचेस वगैरह में भी होते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके टीचर जो है स्टार्टिंग से चीज़ों को लेकर जाएंगे डिफिकल्ट लेवल तक, बट व्हाट हैपेंस इन टॉप बैचेस है कि आपको जो है टीचर्स वुड एक्सपेक्ट कि एक थ्रेशोल्ड लेवल पे आपको चीज़ें आती हैं, उसके बाद दे विल बिल्ड अप जल्दी जल्दी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज क्लासेस उतनी ही हो रही हैं एंड यू आर नॉट लुकिंग एट अदर मटेरियल, तो क्लास में
सब कुछ अगर बता देना है तो बेसिक चीज़ें जो खुद से बच्चा बुक से पढ़ सकता है वो चीज़ करके जाए। तो एंड आई वुड से कि वो चीज़ तुम अगर टॉप बैच में नहीं भी हो तब भी तुम्हें बेनिफिट ही करेगा वो सब, कि तुम जो तुम्हारे पास रिसोर्स है थोड़ा सा पढ़ के तुम क्लास में जा रहे हो। ओके, दिस पार्ट इज रियली मतलब इंसाइटफुल फ्रॉम यू। एंड चलो फिर फिजिक्स में तो मतलब फिर थर्मोडायनेमिक्स हो गया, वेव्स एंड साउंड हो गया, ये सब फिर मतलब कोचिंग रिसोर्सेज से ही वही किया तो था? मेरा मोर और लेस फिजिक्स साइड पे लेक्चर नोट्स, इवन इन 12th के भी सारे 12th के भी, यस, ओके। एंड लेक्चर नोट्स, कोचिंग मटेरियल, एंड इसके अलावा जैसे कुछ अगर प्रॉब्लम से शीट्स मिलती थी वो तो इनसे कवर हो गया, एंड इनसे कॉन्सेप्ट कोई बुक वगैरह कुछ सॉल्व किया था? बुक जैसे इरोडोव के कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स जो किए थे मैंने, टीचर्स वगैरह नहीं बता रहे? हाँ, ओके, दे गिव यू प्रॉब्लम लिस्ट, तो वो प्रॉब्लम लिस्ट से पाथफाइंडर या डेफिनेटली वही तो पाथफाइंडर एंड वो भी मजा आता था यार। यस भाई, वो एंड में तो क्या ही मजा आया था पाथफाइंडर करने में। ऑल्दो मतलब उस 2022 में डिड नॉट हेल्प दैट मच फिजिक्स में, बट लाइक वो बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स होते थे। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा दिमाग खोल दिया। वही मेरे को लगता था पहले से क्यों नहीं कर रहा था मैं इस बुक को, तो वो था दैट वाज पाथफाइंडर वाज वेरी फन। तो वो लेकिन एंड में किया था जब सिलेबस कंप्लीट हो गया था, बिकॉज वही है क्योंकि तेरे पास सिलेबस कंप्लीट करना इज अ रियल प्रॉब्लम। वो पाथफाइंडर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, बट हाँ, वही है कि टाइम नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को, मैंने आज तक बताया नहीं है कि जब मेरा जेई मेन से पहले तक तो मैं ऐसे ही मतलब कुछ भी चल रहा था, बट जब मेरी जेई मेंस की रिजल्ट आई थी ना, तो उसके बाद हमारे जो मैथ्स के टीचर थे कोचिंग में, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था और उन्होंने मेरे को मतलब प्रियांशु लोगों का जो बैच था, जो टॉप बैच जिसको सो कॉल्ड होता है, तो उसमें मैं लास्ट में 2-2.5 महीने इसके साथ मतलब प्रिपरेशन की थी और बहुत हेल्प मिला था ऐसे पीयर्स वगैरह के साथ पढ़ने में। और एक और मज़ेदार बात तो ये है कि मतलब हम लोगों को जिस तरह की मेंटरशिप गाइडेंस मिली थी और कि मतलब हम लोगों को वहीं पे रहना वगैरह था, तो थोड़ा सा शेयर कर यार उसके बारे में, क्या हुआ था, क्या सीन था? एक गुरुकुल टाइप था, तो बेसिकली वहाँ पे बुला के, बिकॉज लास्ट के 2-3 महीने थे प्रिपेयर करने के, तो वो लोग बुला के वहाँ पे कि वहीं पे तुम रहो, रहने का कर दिया था थोड़ा, एंड वहीं पे पढ़ाई करो। तो होटल वगैरह जो है ना वो हम लोगों को दे रखा था उन्होंने कि आप वहीं पे रहिए, खाइए पीजिए वहीं पे, और सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जो है ना, हाँ, हमारा शेड्यूल वही बना के देते थे। तो इतना लेवल पे जो है ना एक स्ट्रक्चर के साथ चीज़ों को वो करते थे। और इसका रीज़न भी था कि मतलब जैसे 2 साल हम लोग का कोविड में निकला था, तो मैक्सिमम लोग घर से प्रिपेयर कर रहे थे, तो ऑनलाइन लेक्चर्स पे ही सब कुछ निकलता था। तो वो लास्ट के 2-3 महीने वॉज वेरी हेल्पफुल कि तुमको सामने लोग पढ़ते हुए दिख रहे हैं एंड उसके चलते तुमको भी मोटिवेशन मिल रहा है। तो वही सुबह 9 से लेके शाम के 9 बजे तक और तुम बैठ पूरा फोकस करके काम, बस बीच में आधे घंटे का लंच टाइम हो गया या दूध या फिर जूस वगैरह मिल गया, वो लंच टाइम होता था और शाम में स्नैक्स वाला टाइम। रोज रात को, क्योंकि मेरे को तो इतनी ज्यादा हार्डकोर मेहनत करने की आदत नहीं थी, ऐसे मैं एक्सपोज नहीं था ऑनेस्टली। मैंने खुद उतनी जितना वो लास्ट सर के में दर्द होता था इतना ज्यादा भाई था। वही लास्ट के 2 महीने में जो मेहनत की है वो मेहनत मैंने मतलब और कहीं हाँ, वो तो यही आप समझो कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है हार्डकोर, और कई जो आपके जो एलन होगा, फिटजी होगा, या कई फिजिक्स वाला या कोई भी अनअकैडमी, इन सब के जो टॉप बैचेस वगैरह चल रहे होंगे, इन सब के स्टूडेंट्स इतना हार्डकोर जो है साल भर 4-4, 5-5, 6-6 महीने मेहनत करते हैं, उनसे आपको कम्पीट करना है, तो इसलिए आपको भी अपनी मेहनत जो है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर करते रहनी होगी। और मतलब वो भी करना है प्लस कॉन्टिन्यूस पूरे जर्नी में करते रहना है। इट्स नॉट लाइक कि एक स्टार्टिंग के पीरियड में कर लिया फिर बंद पड़ गए, या स्टार्टिंग में कम किया फिर बाद, मतलब यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। इट्स लाइक कि मतलब वही बस कंसिस्टेंसी इज की है, तुम करते रहोगे, एंड तक करते रहोगे, फाइट मारते रहोगे। तो अब कंसिस्टेंसी की प्रियांशु सर ने बात कर ही दी है, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग गाइज दैट आई हैव सीन। ही इज़ मतलब इसको देख के मैं खुद बहुत मोटिवेट होता हूँ कि कितना इसने जो भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, इवन आफ्टर कमिंग इन कॉलेज आने के बाद कई बच्चे बहुत ज़्यादा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, इसने फिर भी इतनी मेहनत किया कि इसका मतलब सेकेंड सेमेस्टर में तो इसकी 10वीं थी, मतलब 10 CGPA थी सारे सब्जेक्ट में, एंड अल्टीमेटली इसने जो है डिपार्टमेंट चेंज, CS 5 ईयर प्रोग्राम से CS 1 में इसने डिपार्टमेंट चेंज किया था। छोड़ भाई वो सब बात। तो एनीवे लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, लेट अस टॉक अबाउट केमिस्ट्री नाउ, कि केमिस्ट्री में बुक्स वगैरह इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल का अलग से बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे गंदा लगता है उसी से स्टार्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो भाई क्या ही मतलब, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कब से स्टार्ट होता है वो? तो मतलब तुम्हारा यूजुअली 11th के लास्ट में कुछ चैप्टर्स और बेसिकली 12th में ऐसा होता है। वही मतलब केमिस्ट्री की मतलब हाँ, तो
11th के एंड में रहता है कुछ एस ब्लॉक पी ब्लॉक एंड देन एस ब्लॉक हाइड्रोजन वगैरह रहता एस है, ब्लॉक हाइड्रोजन रहता है, and then थोड़ा फिर- केमिकल बॉन्डिंग वगैरह भी, हाँ वो भी रहता है, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह, उसमें बड़ा चैप्टर है वो, जेई के लिए करते हैं तो काफ़ी बड़ा चैप्टर रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें रहती और हैं। मेनली 12th में लेकिन कोऑर्डिनेशन और कंपाउंड। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेनली वो ब्लॉक केमिस्ट्री याद करने वाली चीज़ें दिमाग में ज़्यादा आती हैं। क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे? हाँ, तो जैसे एनसीईआरटी आई गेस सुना ही होगा कि मतलब एनसीईआरटी ही करनी है, एंड वो चीज़ है मतलब एनसीईआरटी इज योर बाइबल। यस, वो दिखा था मेरे को जेई के टाइम में, मतलब जेई मेंस इनफैक्ट जेई एडवांस में भी कि दिखता है कि हाँ भाई जेई लिजिट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आ लाइन से रहे उठा के हैं, तो दे दिया। वो चीज़ फ्री के नंबर। यस, फ्री के नंबर। जेई मेंस में तो एकदम फ्री के नंबर, मतलब एनसीईआरटी कर लो मस्त, हो गया काम खत्म तुम्हारा। बट वही लाइन बाय लाइन एकदम जो देख के करना होता, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही था कि एनसीईआरटी वाज, जैसे तुमने बोला एनसीईआरटी वाज बाइबल, मतलब अच्छे से उसको किया था मैंने, दिखा था मेरे को जेई मेंस में कि क्वेश्चन आ रहे हैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के अंदर छुपा हुआ है, तो 2-3 बार उसको पढ़ना, उसको हाईलाइट करना हुआ, तो उसमें जैसे कोई ऑनलाइन रिसोर्स था जिसमें एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा दे? कोई ऑनलाइन रिसोर्स एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, कोचिंग से लेकिन पढ़ाया था, कोचिंग में पढ़ाया था, खुद से सब सेल्फ स्टडी किया? इट्स लाइक कि एनसीईआरटी तूने खुद से पढ़ी, Okay. ठीक है, उसके अलावा तेरे को कोचिंग में भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बट उसके अलॉन्ग एड ऑन हो जाता है, तो एनसीईआरटी यू शुड बी डूइंग वो चीज़ एक थ्रेशोल्ड लेवल पे एनसीईआरटी कर दिया, अब लिया। उसके बाद तुमको बिल्डअप Yes. करना है। तो ओके, क्लास में एनसीईआरटी वाली चीज़ भी बताएंगे, बट एक्स्ट्रा चीज़ भी बताएंगे। अब तुमको अगर एक्स्ट्रा चीज़ें कैच करनी है तो एनसीईआरटी खुद से करके जा रहे हो, Okay. देन यू आर गुड, Got it. ठीक है। तो एंड इनऑर्गेनिक के केस में क्या हुआ था कि मेरे को कोचिंग से उतना अच्छे से वो चीज़ें हुई नहीं थी, सेटिस्फाइड नहीं था, इवन इन टॉप बैच सेटिस्फाइड नहीं था। ओके, वो होता ही है, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो आई यूज टू फॉलो, मतलब ये अनअकैडमी पे मेरे को एक पीयूष महेश्वरी सर हैं, उनके लेक्चर हाँ, सीरीज मैंने भी मिलते थोड़ा थे। फ्री देखा है तो उनका, उनके पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते थे, तो मैंने सब्सक्रिप्शन एक्चुअली उस समय ले लिया था अनअकैडमी का, पेड सब्सक्रिप्शन। पेड सब्सक्रिप्शन ले लिया था अनअकैडमी प्लस का, तो एंड दैट वाज आल्सो वेरी यूजफुल फॉर मी फॉर केमिस्ट्री साइड। तो पीयूष महेश्वरी सर की वीडियो लेक्चर्स रहते थे पुराने, तो मैं उनको 1x 2x पे करके देख लेता था। पीयूष महेश्वरी सर तो मैंने भी देखा, हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाता और है। उसके मतलब तो वही तो एनसीईआरटी कर ली, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती थी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर ली। अच्छा, वो भी important हाँ, है। वो मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस उसके अच्छे रहते थे, Okay. और ये दोनों कर लिया, एंड देन उसके बाद अनअकैडमी पे ओके, एंड ये सर जो बुक्स होते हैं, वीके जायसवाल की बुक है एंड जेडी ली है, वो सब कुछ करता था? नहीं, जेडीली मैं नहीं कर पाया था, लोग करते हैं, मेरी फट मैंने भी जाती किया थी, था मैं- थोड़ा सा। अरे कुछ बहुत selected मोटी थी। बुक दिखती थी, मेरे से नहीं होता। मैंने उस सुदर्शन गुहा का जो वो वाला हाँ, वर्जन भी था वो नाम किया सुना। था मैंने। हाँ, नाम मोटी सी बुक है, पढ़ी भी मेरे पास भी थी, बट मैं नहीं खरीद के रखा था, बट नहीं खोला। एक्चुअली मैं तो ड्रॉपर था ना, तो फिर मेरे पास तेरे करने पास को कुछ टाइम था ही था, नहीं। टाइम था तेरे पास, ठीक है। हाँ, तो वो वीके जायसवाल थोड़ी बहुत की थी मैंने, मतलब उसमें क्वेश्चंस होते हैं वीके बहुत यूजफुल नहीं, मतलब नहीं है यूजफुल। ओके, ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए किया था, जैसे ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए मेरे को प्रैक्टिस क्वेश्चंस और चाहिए थे, बट आई वुड इन रेट्रोस्पेक्टिव आई वुड से कि मतलब उससे बेटर था कि तेरे को ब्लॉक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर जेई मेंस कर ले, प्रीवियस ईयर जेई एडवांस कर ले। जेई मेंस के जैसे इतने सारे पेपर हो गए, हाँ, तो 2020 से अच्छा सारे है ना, कर लो, तेरे पास हाँ, क्वेश्चंस है, वही, मतलब वही। तो एडवांस उसको- के लिए भी वो यूजफुल होगा जेई मेंस का पीवाईक्यू करना। इनऑर्गेनिक का तो हाँ, इनऑर्गेनिक का तो काम आ जाएगा, रटने में help हो जाएगी। रटने में रटना है वो बेसिकली, Okay. तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। तो वो है। इसके अलावा आई वुड से जैसे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, वो मैंने वही पीयूष महेश्वरी सर का बहुत बड़ा वीडियो लेक्चर था, काफ़ी सारा, लेकिन अच्छे से काफ़ी इन डिटेल हो गया था, वो काम आया था मेरे को। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वही कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी मैंने तो कोचिंग से किया था, लेकिन वो उस पर अनअकैडमी पे भी काफ़ी अच्छे से दिया हुआ था, ठीक है। एंड वही कि इनके क्वेश्चंस बेसिकली जेई एडवांस के आर्काइव दैट वाज वेरी हेल्पफुल, ठीक है, एंड जेई मेन आर्काइव दैट वाज वेरी हेल्पफुल, Okay. एंड या दैट्स अबाउट। व्हाट अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इसमें ये बहुत स्कोरिंग भी होता है, हाँ। एंड मतलब बच्चों को दिक्कत भी यूजुअली इसमें होती है, तो इसको कैसे किया था? इसका मैं एक जो मेरे को मतलब अपने कोचिंग के टीचर ने लाइन बोली थी, तो कि मतलब इसके क्वेश्चंस, मतलब उनका था कौन सा था, MS चौहान था, कौन सा MS चौहान, हाँ, MS चौहान की MS चौहान बकवास है, दैट वाज मेरे ऑर्गेनिक टीचर की लाइन थी, MS चौहान बकवास है, ठीक है, उसको नहीं करने की ज़रूरत है। एंड तुम्हारे पास क्वेश्चंस के लिए बेस्ट रिसोर्सेज जेई एडवांस की आर्काइव है, ठीक है, उसमें सारा रिएक्शंस जो हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, इवन सब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन है पुराने सारे ठीक है। एवरीथिंग इज रेलेवेंट। थ्योरी जेई एडवांस की बनी ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे है, दैट्स वन थिंग, मतलब जो दिखता है कि तुमको जो भी नेम्ड रिएक्शन वगैरह भी हो रहा है, तो
वो थ्योरी लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही बिल्ड है। ये बड़ा इंसाइटफुल इसने बात बोला है कि जो थ्योरी जो है ना, जो लोग जो आपके लिए थ्योरी बना के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो आपको पढ़ाते हैं बड़े बड़े टीचर्स, वो उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 40 साल में जेईई एडवांस में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बेसिस पे बना रखा है। तो दैट इज वेरी इंसाइटफुल। हाँ, क्या जो था तो राइट, तो वही था। तो थ्योरी इसीलिए जो मेरे को अपने कोचिंग में टीचर्स जो पढ़ा रहे थे, तो थ्योरी मैंने वहाँ से अच्छे से कवर किया। एंड क्वेश्चंस के लिए बस आई जस्ट डिड आर्काइव्स, ठीक है, जस्ट जो जेईई एडवांस की आर्काइव थी उसको मैंने 2 से 3 बार किया होगा, ताकि मेरे को रिएक्शंस का आइडिया लग जाए। सेम क्वेश्चन बार बार किया, सेम क्वेश्चन फायदा होता है इससे? यस, फायदा मतलब तेरे को वैसे करना है कि तू क्वेश्चन पढ़ रहा है, तू समझ रहा है कि उसमें क्या क्या लग रहा है, कौन सी रिएक्शन लग रही है, तो सो दैट कि वो सेम रिएक्शन कहीं और पे लगे तो काम आ जाए। क्योंकि जैसे ऑर्गेनिक में कई रिएक्शन में देखो रिएजेंट्स दिए हुए होते हैं कि ये रिएजेंट रख दिए तो ये रिएक्शन लगने वाली है, वो रिएक्शन करनी है, तो वो रिएजेंट्स ही सेम तेरे जेईई एडवांस में दोबारा रिपीट होंगे, तो वही रिएक्शन करनी है। तो इस तरीके से काफ़ी काम आता है। तो इस मामले में पीवाईक्यू वाज क्वेश्चंस के थ्रू, चलिए तो क्वेश्चंस के थ्रू थोड़ा बहुत सीखा तूने थ्योरी, बट कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं था जो मतलब थ्योरी वगैरह जैसे पढ़ाओ ऑर्गेनिक का? तो वही लाइक या तो ऑनलाइन कहीं पे, या तो आई वुड से कि मतलब इस चीज़ में मेरे को स्ट्रगल हुआ था। एंड आई डिड, मतलब मैंने अनअकैडमी ट्राई किया था। तो स्टार्टिंग में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट के लिए मैंने अनअकैडमी फॉलो किया था, थोड़ा लेक्चर्स देखे थे। फिर मेरे को मतलब वही बेसिकली यू नीड अ गुड टीचर फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मिल जाता है तो तुमको मेहनत कम करनी पड़ती है। तो मेरे को मतलब कोचिंग में मिल गए थे वो फॉर आगे के चैप्टर्स के लिए। मेरे को कोचिंग में स्टार्टिंग में मैं काफ़ी इधर उधर हाथ पैर माना था, अनअकैडमी डाला, इधर डाला। बाद में मेरे को अच्छे टीचर मिल गए थे कोचिंग में, तो बस मैं कोचिंग के नोट्स मैंने बहुत अच्छे से बनाए थे, उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, ठीक है। तो लाइक मेरे पास पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 300 पेजेस के 2 रजिस्टर्स, 2 या 3, उसको मैंने कंडेंस करके 3 छोटी रजिस्टर्स में कन्वर्ट किया था जिनको मैं रिवाइज कर सकूँ। तो ये मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया था। तो वही है कि अगर टीचर अच्छा मिल जाता है तो यहाँ पे जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला टॉपिक है, मेरे को भी इसमें स्टार्टिंग में जब मैं मतलब जब ड्रॉप नहीं लिया था, जब पहली बार दिया था तो उसमें स्ट्रगल था, मेरे को समझ में नहीं आया था। बट बाद में मोहित त्यागी प्लेटफॉर्म में एक नीरज सैनी सर हैं, उनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मतलब लेक्चर्स हैं वो आप रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छा है। मेरे को बहुत हेल्प मिला था। मोहित त्यागी चैनल मैंने देखा था, ट्राई नहीं किया। इनऑर्गेनिक में भी एएलके सर का मैंने बहुत सारे ही लेक्चर्स देखे थे एएलके सर के, तो मैंने इनऑर्गेनिक में उसी से स्ट्रॉन्ग किया था। क्योंकि मेरे पास तो मतलब मेरे कोचिंग में मैं स्टार्टिंग में से ही टॉप बैच में था नहीं, तो वहीं से अपना मोर और लेस ऑनलाइन रिसोर्सेज से सही है। मतलब वही ऑनलाइन रिसोर्सेज काफ़ी सारे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब टॉप बैच चाहिए। ठीक है, स्ट्रीमलाइन हो जाता है थोड़ा टॉप बैच से, बट है ठीक है, इट्स मैनेजेबल। ऑर्गेनिक के बाद फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाते हैं। तो फिजिकल में वही मैं लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देख रहा हूँ यहाँ मेरे सामने है। हाँ। तो आई वुड ये अभी एक्चुअल जो इस बार का जो जेईई का सिलेबस है उसी के साथ अलाइन करके हम देख रहे हैं यहाँ पे जेईई एडवांस का। हाँ, जेईई मेंस में तो शायद इसमें जेईई मेंस का भी तो हमने अभी रेफर कर ही लिया था, मतलब उसमें कुछ चीज़ें कट है ऐसे। हाँ, तो केटीजी हुआ ना, जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हुआ, थर्मोडायनेमिक्स हुआ, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आई वुड से कि इसमें भी मेरे को अनअकैडमी रियली हेल्प मी। कौन से टीचर थे? ब्रिजेश जिंदल, ठीक है, पेड कोर्स था वो भी पेड कोर्स था। तो मतलब उनके पुराने 1 साल पुराने लेक्चर, लाइव भी क्लासेस चलती रहती है, बट 1 साल पुराने लेक्चर्स रिकॉर्डेड मैंने बस देख लिए थे, उनसे थ्योरी क्लियर लाइक डन। उसके अलावा मेरे को कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है। तो लाइक केमिकल काइनेटिक्स हुआ तुम्हारा, सॉलिड स्टेट हुआ, सॉल्यूशंस हुआ, सरफेस केमिस्ट्री हुआ, ठीक है, ये पूरा। एंड इसके अलावा केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम भी, एंड थर्मोडायनेमिक्स भी। लाइक लेक्चर्स मैंने वहीं से किए, थ्योरी प्रॉपर नोट्स बनाए, एंड क्वेश्चंस उसके बाद तुम्हारे पास आर्काइव है, प्रीवियस ईयर, क्योंकि द बेस्ट रिसोर्स इज प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो वो कर लो। एंड उसके अलावा फिर जो मतलब मेरा कोचिंग मटेरियल था जो मेरे को मिला हुआ था स्टैंडर्ड क्वेश्चन से, तो वो मैं कर लूँ, ठीक है। तो वो अगर जैसे मेरे पास नहीं रहे तो मैं एन अवस्थी है, नरेंद्र अवस्थी, उससे करता मैं, अगर मेरे पास जैसे कोचिंग मटेरियल नहीं होता। बट क्योंकि मेरे पास फिर कोचिंग मटेरियल करने के बाद, आर्काइव करने के बाद टाइम नहीं बच रहा था,
तो एक बात यहाँ पे समझो, कई यहाँ पे आपको ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बस जो है ना मतलब ब्रेन डेड नहीं बोल सकता, एक यहाँ पे क्या, हाँ, एक यहाँ पे आप बात समझिए कि यहाँ पे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाते रहते हैं, क्वांटिटी और बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, बट यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक टॉप 200 में बंदा खड़ा है, ठीक है, और उसने बस एक रिसोर्स अपने कोचिंग का फॉलो किया मोर और लेस, और बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस किया, उसके सारे एंगल समझे अलग लेवल पे, और उसके बाद भी टॉप 200 रैंक लाया है। तो अब ये समझिए कि क्वांटिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप क्वालिटी क्वेश्चंस करिए जो एक्चुअली एग्जाम में पूछा जा रहा है, एक्चुअली रिलेवेंट है, और उसके आप सारे एस्पेक्ट समझिए। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यस, वो चीज़ है। मतलब वही मेरे को लोग मेहनत करते हुए दिखते थे कि एकदम ये बुक कंप्लीट कर ली, वो बुक कंप्लीट, अब मेरे से नहीं हो रहा है, मैं जो कर रहा हूँ उसको अच्छे से कर रहा हूँ। समझो मेरे को भी ऐसा बहुत लगता था कि मतलब कई ऐसे स्टूडेंट्स वगैरह थे जो मॉरिसन बॉयड करते थे या पीटर साइक्स जैसा नहीं, वही देख के फटती थी, मतलब बाप रे बाप, क्या क्या कर रहे हैं वही। या मेरा तो जैसे कि लास्ट में पाथफाइंडर वगैरह भी जैसे क्लासेस वगैरह में हमारी जो डिस्कस होती थी, तो तुझे याद ही होगा कि मेरे को फिजिक्स में वैसे ही मेरा स्ट्रगल था। तो तुम लोग तो थोड़ा क्लास में आंसर भी कर पाते थे, मेरे से मतलब 5-6 क्वेश्चन होते थे क्लास में, मेरे से एक क्वेश्चन मतलब मैं उसी में अटका रह जाता था। तो हाँ, ये सब थोड़ा बहुत होता था, मतलब वो दिखता था कि मतलब ठीक है हम लोग थोड़ा, बट अल्टीमेटली वो करना इंपॉर्टेंट था। अल्टीमेटली जो है ना, उससे मेरा जो ब्रेन जिस लेवल पे खुलता है ना आप लोगों का, तो वही मतलब वो स्टेज में होती है चीज़ें, कई सारी चीज़ें। मतलब ऐसा नहीं कि तेरे को स्टार्टिंग से जो तुमने जब पहली बार मैकेनिक्स पढ़ा तभी तुम इरोडोप पे जब मार गए, ठीक है, तू अगर एकदम प्रिपरेशन के एंड में भी जाके यू आर able to solve a few problems of Irodov, and वही दिमाग खुलना is the point, it's not to solve करना। And there are several resources online that are available like physics sir जी, physics जनार्दनु sir जी, हाँ physics yes, PWAG physics with आकाश गोयल, हाँ physics sir जी था, physics sir जी तो मेरे को याद है, वो ऐसे ओलंपियाड लेवल के ऐसे क्वेश्चंस जो है वो जेईई के रेलेवेंट चीजें जो बताते थे। और कोई ऐसा सजेस्ट कर सकता है क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए तीनों के लिए? मेरे को अभी मतलब अभी याद नहीं आ रहा है, कुछ याद आएगा तो मैं तेरे को बता दूंगा, तू डिस्क्रिप्शन में डाल दियो। श्योर। तो कोई अगर वैसा वीडियो में मतलब सीरीज में दिमाग में, सो दैट वाज इट फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। चलो मैथ्स में बात करते हैं। मैथ्स यूजुअली सबसे टफ भी माना जाता है। मैथ्स में बहुत दिक्कत हुई थी भाई, मैथ्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी मेरे को, ठीक है। तो सॉरी मैथ्स में फिर से बोलता मैं वहाँ देखने लग गया। ठीक है, मैथ्स तो भाई मैथ्स में बहुत दिक्कत हुई थी, स्ट्रगल तो मतलब मैथ्स में किया था, स्ट्रगल इज़ रियल मैथ्स में। तो मैथ्स में लेट्स सी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, और कुछ बचा नहीं आई गेस, इतने 5 चीज़ें। स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ हम कोचिंग में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट हुई थी, तो स्टार्टिंग वाज पूरा। तो इसमें वही कोचिंग मटेरियल था, तो क्योंकि उसमें थ्योरी थी थोड़ी सी वो, एंड क्वेश्चंस थे तो वो, एंड इसके अलावा फिर आर्काइव, जे एडवांस की आर्काइव, ये चीज़ इतना कंप्लीट किया। उसके अलावा कुछ क्लास में क्वेश्चंस मिल गए तो वो कर लिए, एंड दैट इज अबाउट इट। और कोई बाहर से सोर्स वगैरह कोई वो बुक थी ना एक ब्लैक बुक, पिंक बुक होती है, हाँ ब्लैक बुक है, येलो बुक है, पिंक बुक है, हाँ विकास गुप्ता की बुक है, विकास गुप्ता की पिंक बुक आती है। 2 बुक मैंने भी खरीदी थी, मैंने किया एक दिन में, तीनों मेरे पास है। पिंक बुक थी, तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थी। तो अब मेरे पास ऑप्शन था मटेरियल है, कोचिंग मटेरियल है या पिंक बुक है। तो अब कोचिंग मटेरियल कर रहे हैं तो फिर मतलब लिया है तो उसको कंप्लीट कर देते हैं, वो नहीं होता तो पिंक बुक करते हैं, इस तरीके से। तो एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड देन आर्काइव इज मस्ट, मतलब वो चीज़ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो कुछ और मत खत्म करो, वो तो खत्म मेंस एडवांस दोनों के ना, दोनों के, यस दोनों के। तो दैट इज अबाउट इट, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही था। और उसके अलावा जो पेपर्स दे रहे हैं तो उसमें अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैथ्स में फंडा क्या है यार, मैथ्स में जो है ना लोगों को क्लिक ही नहीं करते क्वेश्चंस वगैरह, तो कैसे प्रोग्रेस? सेम प्रॉब्लम है भाई, नहीं मेरे को नहीं क्लिक करते थे, लोगों को क्लिक कर जाते थे, वो मेरा एंड तक स्ट्रगल रहा है उस मामले में। तो मतलब वही है कि एक लेवल के क्वेश्चंस हो जा रहे थे। देख मैथ्स में जो मेरे को लगता है कि एक तो होता है ना कि बन जाते हैं क्वेश्चंस कुछ जो कॉन्सेप्ट वगैरह लगा के प्रैक्टिस करते करते, और कुछ होता है जिसमें एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचना होता है। अब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टिपिकल क्वेश्चंस जिसको बोलते हैं, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है करना उसको। एंड मतलब ठीक है, तू पूरे अपने जेई प्रेप में ट्राई करता है कि टिपिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे ताकि तेरा दिमाग खुले, ठीक है, वो होता है। बट वो स्टिल तेरे से अगर नहीं भी हो रहा है तो मतलब यू ट्राई करते रहे, उसके चलते तेरा जितना दिमाग खुलना था खुल गया, नॉर्मल क्वेश्चंस हो जाएंगे जल्दी। एंड जेई में फिर
नॉर्मल वाले करने हैं, टिपिकल क्वेश्चन वो मोस्ट प्रोबब्ली छूट ही जाते हैं। हाँ, लोग ऐसे करेंगे कि 2016 या 2022 का डिफिकल्ट कोई जी एडवांस का पेपर खोल लेंगे, उसका सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन वो छोड़ना होता है भाई पेपर में क्वेश्चन। वो 2022 में हम लोग को सबसे आई गेस टफेस्ट मैथ्स पेपर था शायद, ठीक है। मैं वही मैथ्स सेक्शन पे लास्ट में आए थे ना, फिजिक्स के सबसे पहले केमिस्ट्री किया, फिर फिजिक्स किया, फिर मैथ्स पे आ रहे हैं, मैथ्स में हो रहा है बढ़ो आगे, मतलब वही इस तरह का कि जो टफ लग रहा है छोड़ दिया। और ऐसे इंसिडेंटली मैं एक बात बताता हूँ, मेरी जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों में मेरी सबसे हाईएस्ट मैथ्स में ही आई थी। मैं सबसे ज़्यादा मैथ्स को ही टाइम देता था। हाँ कि वो था तेरा, हाँ वो मेरे को याद है, वो मेरे को लगता था मैं इसको बोलूँ कि थोड़ा केमिस्ट्री फिजिक्स स्कोरिंग ज़्यादा। फिजिक्स मेरे को समझ में नहीं आता था, केमिस्ट्री में मैं मेहनत कर लेता था, केमिस्ट्री में फिर भी लेकिन थोड़ा भूल जाता था या उतना अच्छे से मतलब कि एकदम हाँ। तो मतलब मैथ्स में ही सबसे ज़्यादा। और मैथ्स में एक और चीज़ कहूँगा कि कई लोगों का क्या होता है ना, लोग समझ जाते हैं कि टफ होता है मैथ्स, होता है जनरली टफ, बट कई ऐसे सर्टेन टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, दीज आर, ये ना एक पहेली की तरह है एक्चुअली। इसमें आप कितना भी मेहनत कर लोगे ना इन सारे टॉपिक्स में, आपके फाइनल एग्जाम पेपर में जब इसके क्वेश्चंस आएंगे ना, तो इट इज जस्ट लक बेस्ड कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। हो सकता है एकदम टिपिकल से टिपिकल कोई टाइप का उसमें इंटीग्रल हो या फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्री हो। इसमें जैसे आएगी सर, हाँ ये चीज़ तुम पूरा जो बोला सही बोला, बिल्कुल सही बोला है कि कुछ में बस तुम करते रहते, ट्रिग्नोमेट्री पर्टिकुलरली कि मतलब अब तो आई गेस सिलेबस से शायद हट गया ना वो, बट हमेशा उससे रिलेटेड तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ आ जाता है। तो जैसे कुछ चैप्टर जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समथिंग जो जिसको लोग स्कोरिंग बोलते हैं, होता है वो yes, सेट एल्गोरिथम है, वो कर लोगे तो आ जाएंगे। तो वही चाहिए, ऐसी चीजें प्रैक्टिस करनी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्कोरिंग एंड और क्या मतलब कैलकुलस भी, फंक्शनल रिलेशंस वगैरह, फंक्शंस वगैरह होते हैं, लिमिट्स वगैरह हो गए, लिमिट्स, ये सब वाले हो जाता है, ये वाले पार्ट्स हो जाते हैं। तो आप जैसे अगर कैलकुलस साइड पे आते हैं, अच्छा वो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स, दैट्स वेरी स्कोरिंग, 3D वो सब इजी, वेक्टर 3D एंड मैट्रिक्स फ्री के मार्क्स होते हैं, ये सब तो नहीं छोड़ना चाहिए। तो वही है कि थ्योरी कर लो, क्वेश्चन सिलेक्शन मतलब इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसके हो जाते हैं मैक्सिमम, अनलेस एक दो क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे आ गए जो उस साल में बहुत टफ क्वेश्चन है कि उस टॉपिक से, अदरवाइज इनके क्वेश्चन तुम्हारे बन ही जाते हैं। okay, तो दैट्स वेरी गुड। तो ये सब तो करके जाना चाहिए कि ये सब चैप्टर्स के मार्क्स आ जाएं, वेक्टर 3D, मैट्रिसेस और हाँ ये दोनों बहुत स्कोरिंग, तो ये दोनों अनडिटरमिनेट, मैट्रिसेस अनडिटरमिनेट। अब अगर कैलकुलस पे जैसे हम लोग बात कर सकते हैं, तो कैलकुलस में मैंने क्या किया था कि क्लास की थ्योरी की, आर्काइव की, समीर बंसल ट्राई की थी मैंने करने की। समीर बंसल सुना बहुत डिफिकल्ट बुक होती है, मतलब वही ट्राई की थी, क्वेश्चन बहुत सारे थे, टाइम मैंने उतना अपना 12th के स्टार्टिंग में दिया नहीं था, तो वो सब थोड़ा रिग्रेट है मेरे को कि कंसिस्टेंट में नहीं था। तो वही समीर बंसल थोड़ा और कर लेता तो मे बी इट वुड हैव बीन बेनिफिशियल फॉर मी। तो राइट, तो मेनली मैंने उस समय आर्काइव, मतलब कुछ भी होता था तो आर्काइव एटलीस्ट मैं कंप्लीट कर लेता था उस चैप्टर के, कोई भी चाहे चैप्टर चल रहा हो क्लास में, तो लाइक अगर उसके नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हैं तो वो चैप्टर का मेरा आर्काइव खत्म है, और कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्स मैं कर नहीं पाऊँ स्टिल। तो मोर और लेस लगता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हमने डिस्कस कर लिया कि चैप्टर वाइज क्या क्या रिसोर्सेज, क्या ऑनलाइन का क्या क्या फॉलो किया था। अब थोड़ा सा लास्ट में जो है ना, एज वी प्रोग्रेस टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, थोड़ा बात करते हैं एग्जाम टेम्परामेंट कैसे बनाना है, क्वेश्चन सिलेक्शंस कैसे, ये सब कैसे बनाना है। लास्ट का जो मान लो जैसे जेई मेंस हो गया, जेई मेंस के जस्ट एक महीने पहले से जो टाइम था ना जेई एडवांस तक का, उसमें तुमने कैसे टेस्ट पेपर्स वगैरह किया या पेपर एनालाइज कैसे किया, वो सब थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कि कई बच्चे अभी जेई मेंस दे के आए होंगे, तो उनका जेई एडवांस आने वाला है, तो अब उनको कैसे प्रोग्रेस करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन करना चाहिए अपना। तो लाइक मैंने क्या किया था कि जेई मेंस का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, लाइक मेरे को पता नहीं था कि अच्छा गया है कि नहीं, तो मतलब जब दे के आया था तो उस समय लगा था कि अच्छा नहीं गया है, तो आई वॉज लाइक कि मेरे को सेकेंड शिफ्ट पे भी ध्यान देना है, तो थोड़ा सा उसके हिसाब से मैंने प्लान किया हुआ था कि जेई एडवांस का प्रेप पे ध्यान दे रहे हैं, प्लस जेई मेंस में भी थोड़ा सा देख रहे हैं ताकि सेकंड अटेम्प्ट अच्छा चला जाए, जस्ट इन केस जेई एडवांस खराब गया तो कोई जेई मेंस। मेरे को याद है हम लोग जब ऐसे बैठे हुए थे तो क्लास में ना सबसे उसके मार्क्स वगैरह पूछ रहे थे, जिसका शायद एक्चुअली सुपर डिफिकल्ट इसका शिफ्ट था। मेरा जेई मेंस का सेशन, फर्स्ट सेशन का मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट था, एंड उसमें मेरे मार्क्स आई गेस सबसे कम थे, और लेकिन मेरी परसेंटाइल बहुत अच्छी आई थी, वही मेरी परसेंटाइल बहुत अच्छी आई थी उसमें, तो मेरा उसी के चलते आई गॉट 244 रैंकिंग जेई मेंस। एंड तो फिर वो जब एक बार पहले सेशन का रिजल्ट आया था, परसेंटाइल आया था, तो उसके बाद मेरा हो गया कि अब जेई मेंस
पे फोकस नहीं करना है, फुल्ली जे एडवांस पे फोकस करना है एंड जस्ट सेकंड सेशन में जस्ट बैठ के आ जाएंगे इस तरह का। तो आई जस्ट शिफ्टेड टुवर्ड्स जे एडवांस। और जे एडवांस का फिर कैसे किया प्रिपरेशन? तो उस मतलब समय रिजल्ट आ गया, पहले हफ्ते के बाद रिजल्ट आ गया, अब कैसे प्रिपरेशन किया तुमने? तो बेसिकली उस समय मेरे पास 2-3 मटेरियल्स जो मेरे को कोचिंग से ही मिल गए थे और एक्स्ट्रा रिवीजन पैकेजेस करके, तो वो मेरे पास थे एंड प्लस जो टेस्ट सीरीज होती हैं हमारा, जैसे AITS होता है और FIITJEE का, नारायणा के पेपर्स होते हैं, हाँ वो तो हम लोग को मिल जाते थे पेपर्स, तो राइट, तो वो चीज़ है, तो वो PDF मिल जाती थी। PDF में प्रीवियस ईयर में जो होते हैं 2020, 21, 22 वो बस प्रिंट आउट लिया, 3 घंटे बैठे उसको सॉल्व किया और वही यस मार्क्स कैलकुलेट किया, कंपेयर किया जो, और उसको फिर पूरा एनालाइज किया। एनालिसिस कैसे करते थे, मतलब तो वही क्वेश्चंस का? देख, एक है कि डायरेक्टली जो क्वेश्चन बन गए उनको तो, और जो इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि तेरे को पता आता है, उसको देख के आगे बढ़ गए। जो क्वेश्चन अच्छे से हो गए लेकिन टफ थे उनको तो एक बार फिर से देख ले, मार्क कर दिया। हाँ, जो क्वेश्चन नहीं बने तेरे से क्यों नहीं बने, मतलब अगर ऐसा है कि कुछ थ्योरी मिसिंग है तो वो थ्योरी, वो वाला जहाँ पे थ्योरी है वो थ्योरी प्लस उस तूने रिवाइज किया एंड जहाँ पे वो थ्योरी लिखी हुई है उसके आसपास का एरिया भी रिवाइज कर लिया, तो थोड़ा सा वो सेक्शन तेरे को दिमाग में वापस आ गया तेरे, राइट। तो ये फ़ायदा करता था मेरे को, तो ये चीज़ था, दैट वाज। और जैसे अब कोई बहुत टफ प्रॉब्लम है तो वही टिपिकल प्रॉब्लम जो हम लोग टर्म यूज़ करते हैं, तो वो अगर ठीक है, मतलब टिपिकल कुछ लग रहा है कि हाँ एक्चुअली में मतलब अच्छा लग रहा है, देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो कहीं स्टोर करके रख लिया उसको, अदरवाइज फिर छोड़ो गए। तो इससे मतलब ये सब जो टेम्परामेंट होता है, ये सब जैसे तुम कर रहे हो एनालिसिस वगैरह कर रहे हो, ये जो टेम्परामेंट होता है कि मेरी स्पीड बढ़े, मेरे एग्जाम में एक्यूरेसी होना है कि 3 से 5 मिनट 6 मिनट में मेरे क्वेश्चंस बने, है ना, कोई जो क्वेश्चन का गलत ना हो, सिली मिस्टेक्स ना हो, है ना, मेरे को राइट चॉइस ऑफ क्वेश्चंस में कैसे करूँ कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को करना है कौन सा नहीं करना है, ये सब क्या यही करने से ये बन जाएगा या फिर और भी कुछ मतलब तरीका होता है? थोड़ा सा मतलब स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा। जैसे मेरा पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी होता है, तो उसमें मेरा था कि CPM था, केमिस्ट्री सबसे पहले क्योंकि सबसे स्कोरिंग है, जल्दी होता है, फिर फिजिक्स एंड फिर मैथ्स। मेरा लाइक आई रिमेंबर एंड में आते आते मेरा इस तरह का हो गया था कि आई यूज्ड टू टारगेट टू कंप्लीट केमिस्ट्री इन अराउंड 35 to 40 minutes in JEE Advanced. Wow. This is JEE Advanced paper and then उसके बाद तो लाइक पहले 1 घंटे 15 मिनट में जितना केमिस्ट्री फिजिक्स करना था वो किया, 1.5 घंटे मैथ्स को दिए, आधे घंटे में जो रिवीजन हो सकता है जो क्वेश्चन देख लिया वो। तो वो मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल था बट इट वाज अलोंग दिस लाइन। सबसे पहले केमिस्ट्री जल्दी से जल्दी खत्म करो, फिजिक्स जल्दी से जल्दी खत्म करो, फिर एक डिसेंट चंक ऑफ टाइम मैथ्स को दो एंड उसके बाद जो 10-15 मिनट है उसमें जो एक बार वापस देख सकते हो वो। और ऐसा कुछ हुआ क्या तेरे साथ कि मतलब ज़्यादातर बच्चों के साथ होता है, मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक्स में नंबर कम आ रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं फिर भी नंबर कम हो जा रहे हैं? हाँ, वो तो मतलब क्या उससे कैसे ओवरकम करते हैं, मतलब कि मार्क्स को अपना ध्यान में रखते हैं नहीं रखते हैं, क्या करते हैं बताओ? मतलब नहीं तो फिर वैसे मैं मार्क्स को उतना ध्यान में नहीं रखता था मैं। जैसे कई बार ऐसा हो गया कि पेपर ही टफ है, तो कई बार तो AITS वगैरह में तो रिप्रेजेंट ही नहीं करता है वो JEE एडवांस को अच्छे से। JEE एडवांस से मच टफर होता है, तो उसमें तो मार्क्स को देख के मतलब वो नहीं डिमोटिवेट नहीं होना होता है। तो बस ये देख कि तेरे को क्वालिटी क्वेश्चंस मिल रहे हैं जिससे तेरा रिवीजन हो रहा है बेसिकली। अब तेरे को अगर उससे सिमिलर तेरा पेपर के बाद एक होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि वो पेपर देने के बाद उसमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं उस कॉन्सेप्ट पे अगर कोई नया क्वेश्चन आ रहा है तो वो मैं कर लूँ, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट मैं रिवाइज कर लूँ एंड वो क्वेश्चन अगर फिर से आता है उस तरह का तो आई एम एबल टू अटेम्प्ट इट। दैट्स द सोल पर्पस ऑफ अ मॉक टेस्ट। मतलब तू और कुछ कंपेयर नंबर वगैरह कंपेयर करने के लिए मत बैठ उसमें। सही बात है, ये बहुत अच्छी पॉइंट उसने बोली है। ठीक है, तो अब वैसे ही होगा, मतलब प्रिपेयर तो वैसे। अब तेरे नंबर कम आ रहे हैं तो अब तू डीमोटिवेट, मतलब ठीक है डिमोटिवेशन होता है बट यू हैव टू फाइंड अ वे टू लाइक मतलब इम्प्रूव ना फ्रॉम देयर। तो उसके लिए यही एक तरीका है। सही। सो एज वी कंक्लूड दिस पॉडकास्ट, एक लास्ट क्वेश्चन मैं तुझसे पूछता हूँ, ऐसा क्या एक चीज़ होगा तेरे प्रिपरेशन के दौरान जो शायद तेरे को पता होता तो यू विश यू न्यू अर्लियर दैट यू नो राइट नाउ एंड दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद द पीपल, तो शायद तेरा इससे भी बेहतर रैंक होता है, कोई बेहतर प्रिपरेशन होती है? मतलब वही है द मिस्टेक्स आई मेड ड्यूरिंग माई JEE प्रेप, जो मैं बोलूँगा, जो मतलब ठीक है अच्छी रैंक आ गई बट वही है कि मतलब ठीक गलती जो मेरे को दिखते था, तो उसमें मतलब वही था कि मैं रिवीजन नहीं करता था बहुत ज़्यादा। लाइक स्टार्टिंग के फर्स्ट 11th में पर्टिकुलरली कि कोर्सेज कर रहे हैं, चैप्टर कोर्सेज तो कॉलेज का टर्म हो गया, मतलब चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो आगे बढ़ रहे हैं नए चैप्टर पे, तो नए चैप्टर पढ़ रहे हैं
पुरानी चीज़ें रिवाइज नहीं कर रहे हैं। एंड उसके चलते फिर मेरा जब वो फुल सिलेबस टेस्ट होते थे तो उसमें मार्क्स मेरे गिरते थे 11 में। तो वो चीज़ मेरे को है कि रिवीजन मैं नहीं करता था, तो वो चीज़ के लिए थोड़ा सा ओवरऑल प्रिपरेशन में रिवीजन रोज रोज करते रहो कुछ कुछ मतलब हर हफ्ते, मतलब वही कि देखो रिवीजन के लिए टाइम निकालो, मतलब क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन या फिर बस थ्योरी पढ़ लो। यार ये तो मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा इसमें। ठीक है, मतलब जैसे कि तू वही है कि एक स्टार्टिंग के रिवीजन्स थ्योरी वाइज रिवीजन होंगे, और एक बार तो फिर बाद में अगर रिवीजन कर रहा है तो तेरे को मोस्ट ऑफ द थ्योरी याद है तो तू क्वेश्चन के थ्रू कर रहा है। तो ये था। और लाइक वन मोर थिंग कि पेपर एनालिसिस कर लिया कर, क्योंकि वो मैं जेई के लास्ट के 3-4 महीने में गुरुकुल में जब हम लोग थे तब मैं जब इतना अच्छे से पेपर एनालिसिस किया हूँ, एंड दैट यूज्ड टू हेल्प मी सो मच। तो वो चीज़ लेकिन मैं अपनी भी गलती बताता हूँ। जब हम गुरुकुल में थे, जो हमारा कोचिंग वगैरह था, तो उसमें मेरा क्या प्रॉब्लम था, जब भी फ्री टाइम मिलता था ना, मैं सोचता था ज़्यादा से ज़्यादा पेपर करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पेपर कम किया था, है ना। तो ये रोज़ देखते थे ये भी कि ये तो भाई कुछ फ्री टाइम मिल रहा है, 3 घंटे का पेपर ही ये लेके जा रहे हैं। तो उसमें ना मैं रिविजन जो है उसको उतना टाइम नहीं दे पाता था ढंग से। वही रिविजन उसमें थोड़ा मेरा प्रॉब्लम मेरे को लगा। वो चीज़ है, मतलब वही 3 घंटे का पेपर पेपर अगर तो अगर क्वेश्चन से सीखे ही नहीं तो फायदा क्या है? एग्जैक्टली ये चीज़ मतलब बहुत लेट हिट किया था मेरे को अपने जेई प्रेप के बाद में, कि मतलब पेपर दे दिया, मार्क्स आ गए, मार्क्स अच्छे आ गए तो खुश हैं, खराब आ गए तो दुखी हैं, और बस आगे बढ़ रहे हैं पढ़ने में, उसको एनालाइज ही नहीं कर रहे हैं बैठ के। तो दैट वाज समथिंग, दैट इज अ ग्रेट पॉइंट। सो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस पॉडकास्ट। आई होप आपको प्रियांशु से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप प्रिपरेशन को एक नए लेवल से, एक नए अंदाजे से जेई को देख सकते रहे होंगे। तो कुछ कहना चाहेगा लास्ट में? मतलब जो लोग मतलब देख रहे हैं अभी उनका प्रिपरेशन चल रहा है, तो लाइक ऑल द बेस्ट, करते रहो, हो जाएगा, मतलब वैसा कुछ बस कंसिस्टेंट रहना। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।